जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज अपना उसी सीरीज में साइंस पेडागोजी की क्लास होगी, ठीक है ना, जो कि एक थोड़ी लॉन्ग क्लास हो सकती है, ठीक है। इसका पेडागोजी का हमने एक मैराथन क्लास ले रखी है, आज आपकी इसका पार्ट 2 है, ठीक है ना। इस मैराथन क्लास में हम लोग लगभग 50 से लगभग 5 पेपर सेट के प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और पार्ट लेके आऊंगा जिसमें बचे हुए 5 पेपर सेट को और मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है ना। देखिए इसको इनके क्वेश्चन को पेडागोजी के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आप लोगों को एक तरकीब बताता हूं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद यह समझना है कि क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा जा रहा है या नेगेटिव वे में। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा जा रहा है तो आपको अपने ऑप्शन को पॉजिटिव वाले को सिलेक्ट करना है, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव वे में पूछा जा रहा है तो ऑप्शन वो पकड़ना है जो नेगेटिव वे में सही हो, ठीक है ना। तो अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप बारीकी से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अपना क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए पहली बात तो इसने नेगेटिव के बारे में पूछा ना, वेरी गुड। तो आप समझ गए इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो उसे नेगेटिव पैटर्न के क्वेश्चन बोले जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम विज्ञान की प्रकृति की बात करें तो देखिए विज्ञान जो होता है एक टेंटेटिव नेचर का होता है। टेंटेटिव का मतलब होता है अस्थायी, यानी कि डेवलपमेंटल नेचर का होता है। विज्ञान हर रोज कुछ ना कुछ डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है ना, किसी एक पुरानी अवधारणा पे नहीं चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात ये होती है कि विज्ञान जो है संदेहवाद को बढ़ावा देता है। संदेहवाद को बढ़ावा देने से मतलब क्या है कि अगर कोई वैज्ञानिक कोई खोज करता है, ठीक है ना, तो दूसरा वैज्ञानिक आता है उसको जांचने के लिए कि क्या ये बातें सही है कि नहीं है। उसके माइंड में एक संदेह जन्म लेता है कि हो सकता है इसको तो ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये संदेहवाद को भी बढ़ावा देता है। और साथ ही साथ ये जो साइंस होता है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। बाकी जैसे जैसे थ्योरी भी आएगी वो हम आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो कह रहा है कौन सी प्रकृति नहीं है, इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं, विज्ञान हमेशा अस्थायी है। ठीक है, बिल्कुल सही है, विज्ञान हमेशा चलायमान होता है, कभी ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। अगर ये फिक्स है तो वो तभी तक फिक्स है जब तक कि उससे रिलेटेड कुछ नया नहीं खोजा जा चुका है, ठीक है ना। ये सही है, तो ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि गलत वाला पूछा है। कह रहे विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, अभी मैंने बताया कि ये संदेहवाद को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है, तो ये भी आंसर नहीं है। कह रहे विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया, बिल्कुल भाई, विज्ञान पढ़ोगे तो आपको ज्ञान की रचना तो होगी, आपको नॉलेज तो मिलेगा ही, ठीक है ना, नॉलेज कंस्ट्रक्शन होगा ही, तो ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो एक ही बचा, यही आंसर हो सकता है। कह रहे विज्ञान की प्रकृति स्थिर होती है, मैंने बताया ना स्टैटिक नहीं होती है, चलायमान होती है। इसके नेचर क्या होता है, हमेशा चेंजेबल फॉर्म में होता है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर, डी आपको यहां पे दे रखा है, तो ये भी आपका सही ऑप्शन हो गया। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा चीजों को, क्योंकि इसमें सुन के और समझ के ही आंसर इसका करना होता है, इसमें और कुछ नहीं करना है आपको ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है तो विज्ञान के द्वारा किसका विकास होता है। कह रहा है इक्विटी की, निष्पक्षता की, बिल्कुल। अगर आपके सामने कोई धारणा आएगी तो उसी से तो आप डिसाइड कर पाओगे कि निष्पक्ष निर्णय ले पाओगे कि हाँ ये चीजें पॉजिटिव है, ये चीजें नेगेटिव है, या ये ह्यूमन के बेनिफिट के लिए है, या ये ह्यूमन के लॉस के लिए है। तो आप बिल्कुल कर सकते हो। विज्ञान विकास विज्ञान के द्वारा होता है क्या, निष्पक्षता होती है। क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है, तो इक्विटी का विकास विज्ञान के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये सही है। और क्या कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भाई विज्ञान से तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का डेवलपमेंट तो होगा ही, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है वैज्ञानिक स्वभाव, अब विज्ञान ही तो वैज्ञानिक स्वभाव को जन्म देगा, ये भी सही है। कह रहा है अस्थाई मानस प्रवृत्ति, स्टैटिक माइंडसेट नहीं, स्टैटिक माइंडसेट नहीं होता विज्ञान के द्वारा। विज्ञान के द्वारा कभी भी कोई चीज फिक्स नहीं होती, वो चलायमान होती है, स्टैटिक नहीं, डायनेमिक होता है। आपके विचार जो होते हैं अलग अलग तरीके से खुलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके ऑप्शन में नहीं होना चाहिए डी वाला, बाकी ए बी सी आपके ऑप्शन में होने चाहिए। ए बी सी आपको बी ऑप्शन में दे रखा है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए इसमें बस आप सुनते जाओ चीजों को अच्छे से, और उसको दिमाग खुले दिमाग से सुनेंगे, सब समझ में आ जाएगा कैसे इसका आंसर किया जाता है सॉरी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए।
अगर आप एक विज्ञान टीचर हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, वो पूछना चाह रहा है ये आपसे, ठीक है ना। इसमें कह रहा है छात्रों को उत्पाद आधारित, क्या कह रहा है, छात्रों को उत्पाद आधारित, एक सेकंड रब कर देता हूं, कुछ लगा है, हाँ, छात्रों को उत्पाद आधारित अधिगम पर्यावरण प्रदान करना, क्या कह रहा है, विज्ञान भूमिका होनी चाहिए। छात्रों को उत्पाद आधारित अधिगम पर्यावरण प्रदान करना, केवल उत्पाद आधारित तो आप नहीं करोगे, आप एक विज्ञान टीचर बनोगे तो ये थोड़ी करोगे कि बेटा ये पढ़ लो इससे नौकरी लग जाएगी या इससे ये मिल जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। भले ही आज के एजुकेशन सिस्टम में ये चल रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीएफ वगैरह अगर आप देखेंगे एजुकेशन पॉलिसी से, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। कह रहा है सृजनात्मक विचारों को रटने, देखिए पहले ही अगर रटना वगैरह आ गया, ये क्वेश्चन आपका पॉजिटिव वे में है, तो रटना वगैरह नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। अभ्यास में छात्रों को मार्गदर्शन करनी, रटने में आप कोई भी हेल्प नहीं करोगे अगर आप विज्ञान टीचर हो तो, कोई से भी टीचर हो तो भी नहीं करोगे, विज्ञान की तो बात ही छोड़ो, ठीक है ना। अच्छा अगला आपसे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रोत्साहित करोगे। क्या कह रहा है, उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रोत्साहित करोगे। देखिए जरूरी थोड़ी है आप हर छात्र को ये प्रोत्साहित करो कि उच्च क्षमता वाले प्रश्न ही पूछो। हो सकता है देखिए आप विज्ञान के टीचर हैं, आपके क्लासरूम में अलग अलग मानसिक वाले स्थिति वाले बच्चे होंगे। किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट आपने सिखाया वो तुरंत समझ में आ गया तो वो उस पर ज्यादा बड़ा डाउट नहीं पूछेगा, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो कुछ अच्छा डाउट पूछ सकता है। तो आप सभी को एक जगह लेकर के नहीं चल सकते, कभी भी अगर सभी का टोटल आ जाए ना एक जैसा तो ये नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है ना। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे, तो ये आपका गलत हो गया, तो एक ही बचा, फिर ये आंसर होना चाहिए। कह रहा है छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव, एक सेकंड थोड़ा ऊपर करता हूं, प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, छात्रों को प्रचुर रूप से सिखाओ आप उन्हें, और कुछ नया सीखने के लिए उन्हें अवसर दो, उन्हें अनुभव प्रदान करो, एक्सपीरियंस दो, ठीक है ना। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे आपको आप समझ आ गया होगा आपका टॉपिक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ध्यान से चीजों को पढ़िएगा, ठीक है। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एनसीएफ के क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहां आपसे कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या होती है, ये पूछना चाह रहा है। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा जो होती है सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो गुड एजुकेशन सिस्टम होता है, साइंस एजुकेशन होती है, ट्रू टू चाइल्ड होती है, ट्रू टू इन्वायरमेंट होती है, और क्या होता है इस तरीके से एक और बताता हूं, ट्रू टू लर्नर होता है, ठीक है। तो पहला तो सही हो गया, कह रहे ट्रू टू द इन्वायरमेंट ऑफ द लर्नर, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना चाहिए। कह रहे ट्रू टू द टीचर, नहीं, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई भी अगर आपका ऑप्शन टीचर के परिप्रेक्ष्य में आता है तो वो सर्वदा गलत माना जाएगा एनसीएफ के अकॉर्डिंग। टीचर एक क्या है, फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है, बस एक सुविधा दाता है, उससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर बच्चा फेल होता है तो उसका जिम्मेदार पूरी की पूरी संस्था होती है, ठीक है ना। टीचर को आप बहुत महत्व नहीं दे सकते इन क्लासरूम में, ठीक है ना, एनसीएफ के अकॉर्डिंग। चलिए तो सी वाला जहां पे दिख रहा है वो ऑप्शन आप काट सकते हैं, यहां सी दिख रहा है, यहां सी दिख रहा है, और कहां दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है। अच्छा डी को देखते हैं, कह रहा है विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रू टू साइंस होनी चाहिए। तो ये 3-4 बातें हैं जो बिल्कुल सही होनी चाहिए एनसीएफ के अकॉर्डिंग एक विज्ञान शिक्षा में, ठीक है। तो आपके आंसर बन गए ए, बी और डी। कहा गया ए, बी और डी, ये लास्ट ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है, आप समझ गए होंगे कि टीचर को लेकर के आपको इतना पॉजिटिव नहीं होना है जब भी आप पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको हिंदी पे ही लगा देता हूं। अच्छा, यहां पे देखिए कह रहा है बच्चे के अपने क्षेत्र में लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना है, ठीक है ना। स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना है। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना से सबसे अधिक संबंधित होगा। अच्छा एक मिनट, कह रहा है बच्चे के अपने क्षेत्र में लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना है, ठीक है ना। तो देखिए आप बच्चे से कह रहे हैं कि बच्चा जो है सर्वे करे कि जो वायु प्रदूषण है उसका सर्वे करके उसका संचालन करे लोगों के बीच में जाकर के, ठीक है ना। तो भाई ये कैसा बच्चा कर सकता है, ये क्रिएटिव थिंकिंग वाला ही बच्चा कर सकता है। तो ये कह रहे हैं सबसे अधिक किससे संबंधित होगा, इस संचालन वर्ड जो है यहाँ पे जो हाईलाइट किया है इन्होंने, यहाँ पे एक अंडरलाइन था,
एक सेकंड। तो ये पूछ रहे हैं कि वायु प्रदूषण स्रोतों को के बारे में जागरूक करना किसके लिए सही होगा, किसको सपोर्ट कर रहा है? तो ये क्रिएटिविटी को सपोर्ट कर रहा है ना, तभी एक क्रिएटिव बच्चा होगा, तभी तो जाकर के बता सकेगा कि आप जो है गाड़ी मत कम चलाओ, जो कार्बन वाली गाड़ियां हैं उन्हें कम इस्तेमाल करो, या पुरानी गाड़ियां जो 10 साल पुरानी है जो ज्यादा एयर पोल्यूटेड करती है उनको कम इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा, इलेक्ट्रिक कारों का ज्यादा इस्तेमाल करो। अगर इस तरीके के स्रोतों के बारे में किसी का संचालन कर रहा है, वो साधारण तो है नहीं, वो उसके अंदर क्रिएटिव बच्चा है ना, तभी तो कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्रिएटिव होगा, बोध करना नहीं होगा, अनुप्रयोग एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नहीं होगा, याद करना तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? देखिए, अगर विज्ञान शिक्षक है, मान लो आपकी क्लासरूम में आप विज्ञान के टीचर हैं और आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपके बच्चा आपकी क्लास में जुड़े, यही कह रहे हैं ना कि कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वालों को शामिल करवा सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस चीजों पे काम करोगे जिससे कि बच्चे का जुड़ाव कार्य अधिक हो सके, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं ऑप्शन, छात्रों को कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊं बहुत केवल जो जो कठिन कठिन शब्द वही बता के चला जाऊं तो ऐसे आप लोग नहीं जुड़ोगे, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं कि सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहला आप ये अगर ये चाहते हैं, वो युक्ति कौन सी होगी, आपको छात्र कैसे सीखेगा उस पर कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको कैसी चीजें समझ आती हैं उन चीजों पे मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी फीडबैक समझूंगा कि आपको एक टाइम के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या प्रोवाइड करना है। जैसे अब आपका एग्जाम आ रहा है तो अब मैं पहले जैसी क्लास नहीं लूंगा कि 45-40 मिनट की क्लास लेकर के आपको जोड़ पाऊंगा। अब क्या है, आप मुझे अगर आपको जोड़ना है तो मुझे मैराथन क्लास लेनी पड़ेगी, आपको इंगेज करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये यही कह रहे हैं, सबसे पहले छात्र को सीखने जोड़ने पर कार्य देना पड़ेगा हमें कि किस तरीके से वो जोड़ पाए विज्ञान की कक्षा में, तभी वो सबसे अच्छी युक्ति होगी, ठीक है ना। समझ गए। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को, देखिए कह रहा है ना, सीखने वाले को शामिल करने के लिए, सीखने वाले को शामिल करना है। जैसे आप लोग सीखना चाह रहे हैं तो आपको मुझे शामिल करना है, तो अकॉर्डिंगली मुझे जोड़ना पड़ेगा ना। सबसे पहला काम तो यही सीखना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले छात्र को सीखने के जोड़ने पर कार्य करना पड़ेगा मुझे कि कैसे मैं जोड़ सकूं, ठीक है ना। तो ये आपको आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा क्या कहना चाह रहा था। यहाँ पे देखिए, विज्ञान की पुस्तक पढ़ाना बिल्कुल ही गलत हो गया। छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, एक सेकंड, देखिए समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना सही है, पर ये सेकेंडरी होगा इस मामले में, क्योंकि उसने पहले जोड़ना है, ठीक है ना। तो आप क्लासरूम में जाओगे तो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें लेके आओ जो उनको दिखा सको साइंस के परिप्रेक्ष्य में, ये सब चीजें होती है जोड़ने को प्रोत्साहन करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अवधान स्पष्टीकरण किया जा सकता है। अगर मान लो आप अपनी क्लासरूम में गए एज ए टीचर, ठीक है ना, आप बच्चों को यह दिखाना चाहते हैं कि प्रकाश जो होता है समतल से रिफ्लेक्ट होकर के परावर्तित हो जाता है, ये बातें अगर आप सिखाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे सिखाएंगे। ऑप्शन है आपके, प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट बना करके दिखा देंगे कि चार्ट है बुक में, ये देख लो बेटा, नहीं, ये बहुत नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा क्या है, सीखने वालों के द्वारा सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश, यहां पे पर लिख लीजिए, पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन, देखिए अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना, ये सबसे अच्छा काम होगा। आप क्लास में जाओ, बच्चों को कहो कि एक पेज लेकर के फाड़ करके, ये देखो बच्चों ये पेज है, यहां से खिड़की से सनलाइट आ रही है, अगर इसकी जगह मेरा कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता यहां से टकरा के चला जाता, फिर उसके निष्कर्ष दो, ठीक है ना। ये सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस मामले पे। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अगला क्या कह रहे हैं, संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले, देखिए बंद उत्तर वाले प्रश्न नहीं देने होते हैं। संकल्पना आधारित क्या है, एनिमेटेड वीडियो। देखिए हमें, आप ये वाला काम कर सकते हो, आपको रिफ्लेक्टर दिखाना है क्लासरूम में, एनिमेटेड वीडियो चला सकते हो कि रे आ रही है ऐसे डाइवर्ट हो रही है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान देना होता है जो भी हम लोग टीएलएम यूज करेंगे अपनी क्लासरूम में वो चीप होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए। दुनिया के सारे स्कूलों में इतने बड़े प्रोजेक्टर्स नहीं लगे हुए हैं कि जहां पे वो तुरंत एनिमेटेड वीडियो चला करके आप दिखा पाओ, ठीक है ना। तो ये
पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे इतना उचित उत्तर नहीं होगा। आपको आसान चीजें इस्तेमाल करनी है। अब मुझे सिलेंडर समझाना है तो मैं आपको ये समझा दूंगा कि ये पेन के जैसा होता है सिलेंडर, इसमें हाइट होती है, इसकी डायमीटर होती है। अब ये मैं नहीं करूंगा कि जाऊंगा पहले सिलेंडर उठा के लाऊंगा फिर आपको दिखाऊंगा कि ये सिलेंडर रहा, भाई वो एक्सपेंसिव काम हो जाएगा। आपको इजिली अवेलेबल चीजें दिखानी है जो क्लासरूम में ही चीजें मिल सके, तो वहां पे पेज को उठा करके आप आसानी से समझा सकते हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन फंसेगा तो आपको इस बातों पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपके लिए आसान कौन सा काम है, ठीक है ना, जब दो आंसर सही लगे तो। चलो अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है। बताइए भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। कह रहा है पहला कि इसका संचालन आसान है, इट इज इजी टू कंडक्ट, ठीक है, ऐसा थोड़ी है। आगे देखते हैं, फिर देख लेंगे सारे ऑप्शन देखते हैं पहले। यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठा करती है, ये भी ठीक है। या सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास करता है। घूमने से, अगर आप एनवायरनमेंट में घूम के आ जाते हो तो उससे सीखने का मेहनत में आदत कोई पॉजिटिव उतना सेंस नहीं दे रहा है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यह अपने हाथों से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा। जहां पे भी आपको ये लगे कि बच्चा खुद करके कोई काम सीखता है वो ऑप्शन सबसे पॉजिटिव लिए जाते हैं, ठीक है ना। इन्होंने कहा विज्ञान क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि विज्ञान क्षेत्र में भ्रमण करने बच्चा जाएगा, वहां पे देखेगा, मान लो लैब घूमने चला गया, कोई एक्सपेरिमेंट करता हुआ देखा, वहां पे लाइट रे का एक्सपेरिमेंट हो रहा, उसने कांच को उठाया सेट करके खुद ही करने लग गया। अच्छा सर, अच्छा ये किताब में पढ़ाया जा रहा था तो ये सही था, अब मुझे समझ में आया, तो वहां पे वो खुद करके अनुभव ले पा रहा है, तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सारे उतने पॉजिटिव आंसर्स नहीं है आपके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है। बाल केंद्रित आकलन के लिए कौन सा साधन आपके जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूछना चाह रहा है। अच्छा, पहले कह रहे पोर्टफोलियो, बिल्कुल बाल केंद्रित होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक दस्तावेज होता है जिसमें बच्चे का सारा रिकॉर्ड लिखा होता है, जब से वो स्कूल में एंटर करता है, कितनी क्लासेस कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, एग्जाम कैसा दे रहा है, सब कुछ एक रिकॉर्ड होता है, दस्तावेज होता है, ठीक है ना। तो ये तो सही है, बाल केंद्रित है। अवधारणा मानचित्र, ये भी पॉजिटिव है, अवधारणा मानचित्र होता है, ठीक है ना। अच्छा, और पेन पेंसिल परीक्षण बाल केंद्रित नहीं होता। देखिए जब कभी भी टेस्ट की बात आ जाए, टेस्ट लेना कभी भी चाइल्ड सेंटर नहीं होता। एग्जाम में आप रिटन एग्जाम करवाओगे वो नहीं, एनसीएफ कहता है कि आपको अगर एग्जाम करवाना है ना तो कोई फीडबैक बेस ऐसे ही बच्चों के बीच चर्चा करवा लो, ठीक है ना, ग्रुप डिस्कशन करवा लो, वहां से जान जाओ, वहां से फीडबैक ले लो। एग्जाम को उतना प्रायोरिटी नहीं देता है, तो सी ऑप्शन आपका नहीं होगा। जनरल लिखना, हाँ जनरल लिखवा लो बच्चों से। जनरल राइटिंग का मतलब होता है कि कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें उससे कहो लिखने के लिए, ये भी चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ठीक है ना। तो आपके अच्छा अवधारणा मानचित्र का मतलब होता है एक मानचित्र बनाना, जैसे कि आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, स्टार परीक्षण करना है, मान लो कि चावल में मंड है कि नहीं, तो कहोगे कि पहले चावल लेके आएंगे, फिर एरो लगाएंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, चावल में को पकाएंगे, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस तरह से एरो लगा लगा के जो मानचित्र बनाया जाता है ना, एक फ्लो चार्ट, ठीक है ना, उसे बोला जाता है अवधारणा मानचित्र, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड कौन कौन सी बातें हैं। पोर्टफोलियो ये है, पेन पेंसिल परीक्षण कभी नहीं होता, जनरल रिटन होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए बी एंड डी, ठीक है ना। तो ए बी डी आपका पहले ही ऑप्शन पे दे रखा है, फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है कि विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ क्या है। तो अच्छा बताओ, विज्ञान में अगर कोई सीख रहा है, सीखने जैसा आकलन अगर वो कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलोगे आप, क्या कर रहा है, असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब होता है सेल्फ आकलन, मतलब सेल्फ असेसमेंट से रिकॉर्डिंग रिलेटेड होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ यही होता है कि जब बच्चा स्वतः आकलन करता है, सेल्फ असेसमेंट करता है, तो वो क्या करता है, सीख सीख करके आगे बढ़ता है। जैसे अब मैं अगर मान लो मैं एक चाइल्ड हूं, ठीक है ना, मैंने क्या किया कि मैंने सेल्फ आकलन किया, मैं पढ़ाया, मैं अपनी वीडियो को खुद जा करके सुना, अच्छा मैंने ऐसा पढ़ाया, खुद फीडबैक लिया है, स्वयं से अपने आप को आकलन कर रहा हूं मैं कि कहां पे मेरे में कमी रही है, कहां पे अच्छाई है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं मॉडिफाई करता हूं चीजों को, तो उसे बोला जाता है क्या, सेल्फ असेसमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो विज्ञान सीखने जैसा आकलन का अर्थ यही होता है कि सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए बच्चे का, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और सत्र आकलन का मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूं, टर्म आ गया। सत्र आकलन यानी कि टर्म असेसमेंट का मतलब होता है 6 महीने पे एग्जाम ले लो, सालाना एग्जाम ले लो, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। समेटिव का अर्थ भी कुछ इसी तरह के होता है कि एंड ऑफ द टर्म, जब कोई मान लो 3 महीने का सेशनल आ गया, एंड की कोई भी टर्म एंड होता है तो आप वहां पे जाकर के उनका असेसमेंट ले लो, वो होता है, ठीक है ना। और फॉर्मेटिव का मतलब क्लास के दौरान होता है असेसमेंट, कि जैसे कोई चीज सिखाया उसी टाइम आपने उसका फीडबैक ले लिया, कोई एक्टिविटी करा दी, कोई क्विज करा दिया, तो वो सारा कुछ आता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं विज्ञान में सीखने जैसा आकलन, जब वो आप खुद से अपने आप को आकलित करोगे तभी आप सीख पाओगे कि हाँ हम कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो आई होप मैं आपको चारों ऑप्शन समझाने में सक्षम रहा हूं, और अगर आपको समझ आया होगा तो आपको पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। तो आपको विज्ञान की प्रकृति में कौन सा सही नहीं है उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो मतलब कि नेगेटिव ऑप्शन पकड़ना है। पहला कह रहे हैं विज्ञान हमेशा अस्थायी है। आप लोगों को यह लग रहा होगा कि यह नेगेटिव बात है, लेकिन यह पॉजिटिव बात है। क्यों? साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, ठीक है ना, हमेशा अस्थायी है, बिल्कुल सही है। तो विज्ञान जो होता है अस्थायी नेचर का होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति संदर्भ में सही नहीं है। तो ये तो सही है, हमने बताया कि टेंटेटिव नेचर का होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य होता है। क्या बताओ, साइंस फैक्ट ही केवल होता है क्या, कि जो रूल्स हो गए फार्मूला हो गए वही रट लेना साइंस नहीं होता है। साइंस का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। जब तक प्रयोगों से सिद्ध नहीं किया जा सकता तब तक उसे सार्वभौम सत्य नहीं माना जा सकता। सिद्ध होने के बाद भी अगर कोई कंट्रोवर्सी, कोई नया टेक्नोलॉजी आती है जो कि उसको रॉन्ग प्रूव कर देती है, तो वो थ्योरी भी गलत हटा दी जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा परमाणु मॉडल के कितने सारे थ्योरी पहले आए हैं, बाद में उनको गलत साबित कर दिया गया, लेकिन जब तक नहीं साबित किया गया था तब तक उन्हीं पे चला जा रहा था, ठीक है ना। तो विज्ञान में कोई चीज फैक्ट बेस्ड नहीं होता है। ये कह रहे हैं साइंस इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ फैक्ट्स, नहीं, समतुल्य नहीं था कि यही नहीं है कि ये सेट हो गया कि यही चीज है तो यही रट लो, नहीं, ये गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया ना। विज्ञान सीखने के अंतःविषय क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही है। अंतःविषय क्षेत्र का मतलब होता है इंटरडिसिप्लिनरी एरिया का मतलब होता है एक सब्जेक्ट दूसरे से रिलेट करना। जैसे विज्ञान क्या होता है, अगर मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, इसका इस्तेमाल केमिस्ट्री में भी हो जाता है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसका इस्तेमाल कहीं कहीं फिजिक्स या बायो में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। मैथ अगर पढ़ रहे हो उसका इस्तेमाल हो जाता है फिजिक्स पढ़ने में। इस चीज को बोला जाता है अंतःविषय क्षेत्र। एक जगह का पढ़ा हुआ दूसरी जगह काम आ रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये तो सही है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका ऑप्शन जो होगा करेक्ट सी ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या दे रखा है। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, एक सेकंड, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। कैसी अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए वो समझना है हमें। कह रहा है बच्चे के प्रति निष्ठ, जहां आ गया ट्रू टू द चाइल्ड, उससे बढ़िया आंसर कोई नहीं हो सकता। चाइल्ड सेंटर्ड की बात आ गई, अभी तक तो ये मुझे आंसर लग रहा है, ठीक है। कह रहा है विद्यालय के वातावरण के प्रति सत्यनिष्ठ होना चाहिए, वातावरण के प्रति, पर इसके मुकाबले ये नहीं काट सकता। अगला कह रहा है ट्रू टू द क्लासरूम कल्चर, क्लासरूम के कल्चर को केवल फॉलो करना विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। ट्रू टू द साइंस टीचर, टीचर आ गया तो तुरंत ही काट देना, टीचर के लेकर के कभी सपोर्ट में मत खड़े होना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको चाइल्ड सेंटर कंटेंट मिलता है तो उससे बढ़िया आंसर आपका कोई नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या के निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलापों के प्रयोग द्वारा होती है। अच्छा, कह रहे हैं एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप द्वारा होती है। तो क्रियाकलाप द्वारा आप क्या करोगे, प्रोसेस करके ही तो सीखोगे। प्रक्रिया की चीजें प्रोसेस से सीखते हैं। ऐतिहासिक का मतलब होता है जो पुराने ज्ञान को जोड़ने की बात करे, जैसे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी पहले क्या थी, बाद में ये हो गई, अगर ये चीजें रिलेट करता है उसे बोला जाता है ऐतिहासिक, ठीक है ना, ऐतिहासिक। तो यहां तो ऐतिहासिक की बात कर नहीं रहा है। पर्यावरणीय संबंध, एनवायरमेंटल तो कोई बात नहीं किया इसने।
प्रक्रियात्मक, इसने ये बात किया है कि जो संतुष्टि क्रियाकलाप है का प्रयोग करना, ये प्रक्रिया प्रोसेस के द्वारा ही तो सीखा जाएगा। यहाँ पे ये सही हो जाएगा। कॉग्निटिव की यहाँ पे संज्ञान की कोई बात नहीं हुई है, ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सेशन आपके चलते रहेंगे, जो महामैराथन वाला थंबनेल आपको देखने को मिलता होगा उस पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से चलते रहेगा टिल द आपके एग्जाम तक। मैथ, साइंस जितने भी चैप्टर आपके आ रहे हैं सब कुछ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है अनु कक्षा 8 की बच्चों को शिक्षण भ्रमण के लिए लेकर जाती है। अनु कोई टीचर है, वो कक्षा 8 के बच्चों को शिक्षण भ्रमण के लिए लेके जाती है, शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाती है, ठीक है। कह रहे हैं इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। अब टीचर लेकर के बाहर गई है तो उसका क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है बच्चों के पे, उसके बारे में पूछ रहे हैं। पहला आपसे पूछ रहे हैं कि यह बच्चों के मध्य अंतः क्रिया को प्रेरित करेगा। बिल्कुल करेगा, बच्चे घूमेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। कह रहा है यह ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देगा। बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है, कुछ भी उन्हें सीखना होगा तो देख करके सीख लेंगे, तो ये ठोस अनुभव को बढ़ावा देगा, तो बी भी सही है। अगला क्या कह रहे हैं कि यह बच्चों के अवलोकन कौशल को बढ़ावा देगा। हाँ, बच्चा बाहर निकलेगा तो अवलोकन का मतलब होता है दृश्यीकरण करना, देखना, तो देखेगा ही कुछ ना कुछ, तो अवलोकन को तो बढ़ावा देगा, सही है। कह रहा है यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, घूमने जाने से शिक्षक और कक्षा का लय टूट जाएगा। कि ये कहना चाह रहे हैं इस ऑप्शन के माध्यम से कि जैसे मैं रेगुलर बेस पे आपको पढ़ा रहा हूं, तो आज ये चैप्टर पढ़ाया, कल वो चैप्टर पढ़ाया, एक रिदम बना हुआ है ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे घूमने चले गए तो वो रिदम टूट जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, ये गलत है बिल्कुल, ठीक है ना। तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके कौन कौन से हो जाएंगे, एबीसी। एबीसी का कंटेंट कहां दे रखा है, एक सेकंड, ये रहा इसका कूट, देखिए एबीसी कहां दे रखा है, मिल गया आपको, हाँ ये रहा, फोर्थ ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है ना। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपको नेगेटिव आंसर पकड़ना है। पहला कह रहे हैं जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, ठीक है, ये तो कुछ सही लग रहा है। कह रहा है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ये भी सही है। कह रहा है अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तक परिभाषाओं पर बल देना, भैया ये नहीं होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप मान लो ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है, अगर 6वीं 7वीं का बच्चा है विज्ञान पढ़ने का, उसका ये उद्देश्य नहीं है कि पाठ्य पुस्तक परिभाषाओं पर बल देकर के उसे रटवा दो, ठीक है ना। परिभाषाएं वगैरह वैसे ही क्या हो जाती है, नेगेटिव आ जाता है टर्म, तो आपका यही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यही नेगेटिव है। सी ऑफ फोर्थ क्या कह रहा है, बच्चों के प्रकृति जिज्ञासा का पोषण करना है, तो अच्छा आंसर है। नेक्स्ट वन, इसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। समालोचनात्मक मतलब जिज्ञासुपन ला सकता है। तो आपके ऑप्शन है बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, इससे कौन सा समालोचनात्मक आ जाएगा उसके अंदर, थी तो पूरी गलत दे रखा है, ठीक है ना, नेगेटिव आंसर है ये। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहा जाए। ये कुछ हद तक पॉजिटिव लग रहा है, इसको होल्ड रखते हैं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या कह रहा है। अगला कह रहा है शिक्षक के द्वारा प्रयोग प्रदर्शन। भाई शिक्षक प्रयोग प्रदर्शन करेगा तो बच्चा क्या सीखेगा, बच्चे को खुद करने के सीखने को कहो। अगला कह रहा है बच्चों में कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना। देखो किताब पढ़ने के लिए कहना ये नेगेटिव ही होता है, तो ये भी ऑप्शन कट गया, पहला कट गया, तो आपका इसका मतलब बी ही बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, इससे पॉजिटिव हमें नहीं मिला। तो आई होप आपको समालोचनात्मक चिंतन के बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन, ठीक है ना, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़िएगा। और अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो जितनी भी क्लासेस आ रही हैं उनको ध्यान पूर्वक देखिए। जो पुराने कंटेंट आपके बचे रह गए, क्लासेस पेंडिंग रह गई हैं, रात को उनको 3-3 4-4 वीडियो एक साथ दे करके कंप्लीट कर लो। और जो आपने देखा होगा मैंने क्लासेस पढ़ा रखी हैं बिल्कुल थ्योरी बेस्ड पे, उसको तो जरूर करके जाना, बहुत हेल्प मिलेगी। आप कमेंट में जाकर के फीडबैक बच्चों का देख सकते हैं कि कितना बेनिफिट मिलता है PYQs या प्रैक्टिस सेट लगाने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि एक शिक्षक कक्षा का आरंभ
एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण प्रदर्शन करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अच्छा बताओ, प्रदर्शन किस चीज का करेगा? जब वो कोई अनुप्रयोग करेगा तभी तो। मान लो आप टीचर हैं, क्लासरूम में गए, एक सेकंड, आप टीचर हैं, क्लासरूम में गए, आपको मंड का स्टार्च बताना है, स्टार्च परीक्षण का। आप चावल वावल लेके गए, वहीं पे करके दिखा रहे हैं, अनुप्रयोग करके दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये तो अनुप्रयोग की बात हो गई, ठीक है ना। तो इससे अच्छा आंसर तो आपका कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? अनुप्रयोग करने की बात कर रहा है, अप्लाई कर रहे हैं आप मेथड, चीज है, ठीक है ना। यहाँ पे विश्लेषण नहीं कर रहे हैं आप, बोध कर नहीं रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग, सृजनात्मकता नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दिया है वो आपका बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रदान नहीं करता है? नेगेटिव वाला पकड़ना है आपको। तो यही क्वेश्चन किस फॉर्म में? नेगेटिव फॉर्म में। आंसर भी हमें नेगेटिव वाला पकड़ना है। कह रहा है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, ये तो पॉजिटिव है, ये आंसर नहीं होगा। कह रहा है विज्ञान का कोना, डेवलपमेंट ऑफ साइंस कॉर्नर का मतलब विज्ञान से रिलेटेड है, तो ये तो भी पॉजिटिव दिख रहा है, ये गलत हो गया। अगला कह रहा है कक्षा में व्याख्यान सुनाना, लेक्चर केवल देते रहना, वो पॉजिटिव नहीं होता। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करता? लेक्चर मेथड वैसे भी नेगेटिव होता है, तो ये आपका जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विज्ञान की कक्षा हो या कोई सी भी कक्षा हो, लेक्चर मेथड को अब वरीयता नहीं दी जाती है। लेक्चर मेथड पीएचडी वगैरह में चल रहा है थोड़ा बहुत, वरना वहां पे भी बंद हो चुका है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल बहुत पुराना मेथड है, यही आपका नेगेटिव है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विज्ञान क्लब की स्थापना, ये तो अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है? कोई बच्चा कम सीख रहा है, उसका पता कैसे लगा सकते हो, वो कहने की बात है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अवधारणा मानचित्र, अगर आपके पास अवधारणा मानचित्र है, अवधारणा मानचित्र मैंने बताया ना कि एक फ्लो चार्ट होता है, आज क्या सीखा या कल क्या सीखा, इस तरह से एरो लगा रहता है, मंडे का होमवर्क किया कि नहीं किया, फ्लो चार्ट ऐसे होता है। इसी तरीके से आपका पोर्टफोलियो भी होता है, और क्या होता है, वर्ड अभिलेख भी, इसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है वो भी इसी चीज से होता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि सीखने के द्वारा पता लगाया जा सकता है कम सीखना। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया? तो देखिए अगर कोई बच्चा कैसे कितना सीख रहा है कितना नहीं सीख रहा है, मैं उसका डेटा पूरा आपको पकड़ा दूं तो आप पढ़ के बता दोगे अच्छा ये तो इस क्लास में नहीं आया था तो कम सीख रहा होगा, ये अटेंड नहीं किया, ये क्विज नहीं अटेम्प्ट किया। जब सब कुछ दस्तावेज मिल जाएगा तो आप अच्छे से पता कर पाओगे, ठीक है ना। और क्या करें, टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट, देखो टेस्ट वगैरह की बात आती है तो ये गलत हो जाता है। तो जहां जहां डी दिख रहा है हमें तो उसको काट देना, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। ABC आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ABC ये पोर्टफोलियो से भी आप पता कर लोगे, वर्ड अभिलेखन से भी कर लोगे, और अवधारणा मानचित्र से भी आप उसके बारे में पता कर लेंगे कि वो कम सीख रहा है या ज्यादा सीख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे तो कमी की केवल बात करिए। चलिए अच्छा ये वाला आंसर क्यों सही नहीं हुआ, इस पे जरा चर्चा करते हैं। टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट, ये बताओ अगर कोई बच्चा एग्जाम के सालाना एग्जाम में 80% ले आ दिया, ये जरूरी नहीं है कि उसके पास जो 75% लाया है उससे ज्यादा ज्ञान हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम में वो कुछ क्वेश्चन पा गया हो जो रट के आया था, उसका आंसर कर दिया होगा तो उसका अचीवमेंट ज्यादा हो गया। तो उससे आप निर्धारित नहीं कर सकते कि कितने कम सीखा है किसने ज्यादा सीखा है। सीखने के मामले में आपको टर्म वो जो रोज का रिकॉर्ड है उससे सीखना पड़ेगा। डी ऑप्शन इसीलिए गलत हुआ था, ठीक है ना। मुझे लगा कि कम एक्सप्लेन किया क्या मैंने। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। यहां पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? तो कौन सा ऐसा साधन है जो जिसको कि आप अवलोकन आधारित मतलब देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आप कर सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है, ठीक है ना। तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बात कर रहा है, ठीक है ना। अवलोकन आधारित कौन सा होता है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, ठीक है ना। लिखित परीक्षण नहीं होगा, पेन पेंसिल नहीं होगा, मौखिक परीक्षण नहीं होगा। परीक्षण वैसे भी नेगेटिव टर्मिनोलॉजी होती है, कहीं पे भी परीक्षण दिया हुआ है तो ये नेगेटिव होता है। टेस्ट जो कंडक्ट कराना बच्चे के परिप्रेक्ष्य में नेगेटिव माना जाता है। तो आप वैसे भी यहाँ पे भी टेस्ट की बात है, यहाँ पे भी टेस्ट की बात है, यहाँ पे भी, तो टेस्ट वाले चीजों को नेगेटिव ले लो, ठीक है ना। तो वैसे भी आपका एक ही ऑप्शन बच रहा था, सी वाला। अगला देखिए क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से, अच्छा ये लिखा हुआ निम्नलिखित में से, ठीक है ना,
कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो नेचर ऑफ साइंस का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन कौन सा कर रहा है वो पूछ रहे हैं। कह रहा है वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूपेण निष्पक्ष होते हैं, कर रहा होगा पर ये उतना ज्यादा नहीं है, होल्डिंग पे रखते हैं। कह रहा है वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका, ये तो वैसे ही भी काट दो, जहां पे भी कहीं बलपूर्वक कोई ऑप्शन देता है वो गलत होता है। कह रहा है विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है, बिल्कुल सही है। साइंस इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, विज्ञान जो होता है हाइपोथेटिक्स पे चलता है, ठीक है। अच्छा, साइंस की प्रकृति सामाजिक है, इससे अच्छा तो ये लग रहा है डी वाला। एक सेकंड में क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूं, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विज्ञान की प्रकृति के बारे में कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये दोनों तो नहीं हो रहे हैं। कह रहा है विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है, केवल भरोसा कर लेना उतना ज्यादा नहीं। अगर यहाँ पे हाइपोथेटिक्स होता ना, परिकल्पना होता तो वो ज्यादा सही रहता, ठीक है ना। इसलिए केवल विश्वास से नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये गलत है। अगर ये इसका कहने का मतलब है मैं विश्वास कर लूं, भरोसा कर लूं कि ये गॉड पार्टिकल है या कोई चीज है, ऐसा है, तो मान लेने से, भरोसा कर लेने से नहीं होता है। विज्ञान तो वैसे भी टेंटेटिव होता है, भरोसा तो किया ही नहीं जा सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है उसका रूल, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। मैं समझाता हूं क्यों होगा। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक होता है। क्यों उस पर सामाजिक होता है? क्योंकि विज्ञान जो होता है, विज्ञान में महिला, पुरुष, बच्चों, हर किसी को ध्यान में रख करके इवन हर किसी का इन्वॉल्वमेंट होता है साइंस के अंदर, ठीक है ना। इसलिए जो समाज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, प्रकृति इसकी जो होती है, क्या होती है, विज्ञान प्रकृति जो है सामाजिक होती है। तो यहाँ पे जो सबसे करेक्ट आंसर हमें मिला है वो डी होना चाहिए, ठीक है। बाकी एक बार और आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आई एम श्योर कि इसका ऑप्शन केवल डी ही सही होना चाहिए। चलो आगे बढ़ चलते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है? मतलब कॉग्निटिव वैलिडिटी से क्या मतलब है वो देखते हैं। मतलब हमसे पॉजिटिव आंसर पूछना चाह रहा है, सिंपल सी बात है। कह रहा है पाठ्य वस्तु को तुच्छीकरण करना, डाइल्यूट कर दोगे क्या? डाइल्यूशन का मतलब होता है पाठ्य वस्तु में से, मान लो एनसीईआरटी है, उसमें से रोज 2-4 चैप्टर आप काट के हटाए जा रहे हो, कम से कम कर दो, ये नहीं होता है, ठीक है। ये कॉग्निटिव को नहीं सपोर्ट करता है। अगला कह रहा है विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना, केवल मजेदार थोड़ी करोगे, जो नहीं भी मजेदार है उनको भी पढ़ाना होता है बच्चों को, ये भी काट दो। अगला कह रहा है विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ, थोड़ा ऊपर करते हैं, कैसे विकसित होती है को समावेश करना। देखिए समय के साथ विज्ञान की अवधारणा कैसे विकसित होती है, ये तो फिर चला गया उससे रिलेटेड, किससे? ऐतिहासिक वाले पार्ट से, कि समय पहले कैसे था इतिहास में, अब कैसा है, तो ये तो ऐतिहासिक की गणना हो गई, तो ये भी नहीं होगा। इसने कॉग्निटिव की बात करी है, तो यहाँ पे सिंपल से कह रहा है एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट इज पार्ट ऑफ द कॉग्निशन लव, ठीक है, लेवल। शिक्षार्थियों के, हटो भाई, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करना, बिल्कुल ये कॉग्निशन को सपोर्ट कर रहा है। यही तो कह रहा है कॉग्निटिव वैलिडिटी साइंस करिकुलम मींस क्या होता है कि बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर के हिसाब से आप क्या करोगे, सामग्री का समायोजन करोगे। मींस कि कोई बच्चा 10वीं क्लास में है तो उसके अंदर आप 10वीं के कंटेंट दोगे, ना कि 5वीं क्लास वाले को 10वीं का लाके डाल दोगे और 10वीं वाले को 5वीं का, ठीक है ना। उनकी संज्ञान, उनकी जो बुद्धि है, जो उनकी एज है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, करिकुलम को बनाना है, ठीक है ना। बात समझ गए? किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से आ गया एनसीएफ से रिलेटेड, ठीक है ना। इसको भी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। यहां आपसे कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान प्राथमिक स्तर के, मतलब प्राइमरी में जो विज्ञान चल रहा है पाठ्यक्रम में, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? इंग्लिश में देखते हैं अनुशंसित का मतलब क्या दे रखा है, रिकमेंडेड कौन सा दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं पहले। अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभवों के समझ बनाने में जोड़ना, ये तो पॉजिटिव आंसर है। अगला कह रहे हैं अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना, तो ये भी पॉजिटिव है। ये कूट वाला है क्या क्वेश्चन? हाँ अच्छा ठीक है, फिर तो 2 ऑप्शन कैसे, नहीं तो सोच रहा था सही होगा। यहाँ पे कह रहा है अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंच जाना, बिल्कुल सही है। अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना, कंसेप्ट शुड बी टॉट थ्रू द डिसिप्लिनरी अप्रोच, कुछ थोड़ा संशय है इसमें। अगला देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है,
ये भी कुछ हद तक सही लग रहा है मुझे। इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ए और बी तो पक्का पक्का है, ठीक है ना। तो ए और बी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा केवल ए और बी ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अवधारणाओं के रोजमर्रा से जोड़ना सही है, अवधारणाओं को गतिविधियों प्रयोग द्वारा पहुंचना ये भी सही है, अवधारणाओं के विषय परक उपागम द्वारा शिक्षण देना नहीं, ये गलत हो जाता है, सिद्धांतों को पेश करना ये भी गलत हो जाता है। तो आपका केवल ए और बी दो ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको आपके आंसर मिल गए होंगे। तो ए और बी देखिए कहाँ पे दे रखा है, इसको ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ए और बी आपको लास्ट में दे रखा है, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है। पेन क्यों नहीं चलता कभी? ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है, ट्रू टू द साइंस पहचानना, ठीक है ना। कह रहा है जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है क्या? नहीं, नियम जो ज्यादा समर्थन पाके सिद्धांत बन जाता है, तो ये आंसर में नहीं होना चाहिए फिलहाल। तो आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। क्यों? जरूरी थोड़ी है, हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो विज्ञान ना सॉल्व कर पाए, तो हम लोग कोई भी बल दे करके नहीं कह सकते, ठीक है ना। समाज के लिए अधिकांश समस्याओं पर सक्षम नहीं हो सकता, ये हम इतना पॉजिटिव नहीं लेंगे इसको, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं, ये बिल्कुल सही है। मैंने यहां पे बताया था कि इमेजिनेशन पे, साइंस जो होता है इमेजिनेशन पे चलता है। क्या आपने कभी सोचा था कि हम यहां पे बैठ करके आपको आपके घर पे पढ़ा सकते हैं क्या? ये तो एक संभावना थी ना। साइंटिस्टों ने इस संभावना पे वर्कआउट किया, इस पे प्रयोग किया, और आज देखिए आपके सामने है ये प्रयोग। तो ये बिल्कुल कह रहे हैं साइंटिस्ट रियली हैवली द ऑन क्या है, इमेजिनेशन ऑफ टू कैरी दियर वर्क, ठीक है। वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सबसे पॉजिटिव हमें ढूंढना होता है। अगला कह रहा है सभी वैज्ञानिक विचारों के नियंत्रण प्रयोग द्वारा खोजा जा सकता है। सभी दे रखा है तो ये आपका वैसे भी नेगेटिव हो जाता है, सभी का कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। ये सब कुछ देखिए मैंने आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड भी पढ़ा रखे हैं, तो आपको उन चीजों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने के लिए व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतों से पहचान कीजिए यीशु कहाँ गलत है। मतलब अगर जैसे आप यीशु हैं, अब मैंने आपको दे दिया कि आप जाओ और मौसम की जानकारी रिकॉर्ड करके लाना हफ्ते 10 दिन का, ठीक है ना। तो उसमें अब देखते हैं क्या गलती कर रहे हैं। आपने पहला काम किया कि वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। अगर बताओ बारिश कब होती है? जब नमी बढ़ती है, ठीक है ना। यहां कह रहे हैं कि आर्द्रता में कमी, आर्द्रता मतलब नमी होता है, नमी में कमी होने से क्या कभी बरसात की संभावना बढ़ेगी? जब मौसम में नमी होगी तब जाकर के बारिश होती है, ठीक है ना। ये उल्टा बता रही है कि कमी हो गई उसमें तो कह रही वर्षा बढ़ जाएगी संभावना। ये तो गलत है, जो गलत है वही सही है यहाँ पे आंसर। उसने कहा कौन सा गलत है, यही सही हो गया। आगे के सारे रिकॉर्ड सही है। वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। सुबह कुछ टेम्परेचर होता है, दोपहर में कुछ, रात को कुछ। अगला कह रहा है वह हर एक दिन वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है, ये भी सही है। अगर हमने आपको दे दिया तो आप वेबसाइट, आपको पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो वेबसाइट पे जाकर के आंकड़ा लेकर के आओगे कि ये कल का रिकॉर्डिंग था, ये मौसम विभाग ने डाला है, तो वहां से ले लोगे, वो भी सही है। अगला कह रहे हैं वह इस परिणाम पर पहुंच सकती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है, नहीं पहुंच सकती है बच्ची, तो ये भी पॉजिटिव है, तो आंसर नहीं होगा। आगे देखिए अगला आपसे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए उपयोगी रणनीति है? निम्नलिखित में से शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए उपयोगी रणनीति है अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना, ठीक है। या अवधारणा मानचित्र से आप जान सकते हो, अभी मैंने पोर्टफोलियो अवधारणा मानचित्र सब बताया था, इसमें एरो वगैरह लगा होता है, ये तो पॉजिटिव लग रहा है अभी मुझे। फिलहाल नियमित गृह कार्य से कुछ नहीं जा सकते, प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन नहीं, प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना, ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल स्किल, इससे ज्यादा पॉजिटिव होगा। अगर आपको कमी पता करना है, इस बेस पे अभी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो आपका ए ऑप्शन ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है ना। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है,
कि विज्ञान को पढ़ाने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रयोगों को अपना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक को छोड़ करके। आप चाहते हैं कि आपकी विज्ञान क्लास में बच्चियां सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से मतलब है कि इक्वलिटी में रहे, किसी को भेदभाव ना हो। तो आपके सामने 4 बातें दे रखी हैं, उसमें से आप कौन सा काम नहीं करोगे। पहला कह रहे हैं कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करेंगे। ये तो अच्छी बात है, ये तो करेंगे तो बच्चियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं विज्ञान के बारे में मिथ्यों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ेंगे। बिल्कुल, क्या पहले रूढ़िवादिता थी कि विज्ञान बच्चियां नहीं पढ़ सकती, इन चीजों में बहस करवाओगे, बच्चों को जोड़ोगे, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट पे चर्चा करोगे। ये तो सही है, ये आप करोगे, बिल्कुल सही है। आगे कह रहे हैं आपसे कि लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करेंगे और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल सही बात है। आप जिस हिसाब से जैसे लड़की है उस हिसाब से उससे बर्ताव करना है, लड़के के हिसाब से बर्ताव करना है। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि उल्टी सीधी कुछ बातें करनी है। तो आपको एक पॉजिटिव सेंस मिल रहा है यहाँ पे, तो ये भी सही है, तो आंसर नहीं होगा। यहां कह रहे हैं ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहे। अच्छा ये बताओ, आप विज्ञान पढ़ा रहे हो, ऐसा थोड़ी करोगे पास किसी के साथ नहीं करना है। लड़कियों को मौका देने का ये मतलब नहीं है कि ये कहोगे केवल लड़कियां ही हावी रहेंगी और लड़कियां ही विज्ञान में फटाफट से आप उत्तर दो, हमेशा यही चिल्ला गर्ल्स फर्स्ट आप आंसर दो, बॉयज अरे तुम तो ऐसे हो, तुमसे ना होगा। ये काम नहीं करना है, दोनों को बराबर की आपको इक्वलिटी दिखाना है वहां पे। ठीक है ना, अपने क्लासरूम में। तो यहां पे आपको ये मिल जाता है, इसको छोड़ करके ये आप छोड़ सकते हैं। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, हाँ भी किसी को नहीं होना देना, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो। चलिए आगे आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यहां पे आपसे देखिए क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछे चाहिए क्योंकि। अपसारी का मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रश्न पूछना चाहिए टीचर को। क्यों पूछना चाहिए? बहुत सारे रीजन है। पहला कि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। बिल्कुल, बच्चा इससे क्या करेगा, एक बहुत डीप में जाकर के चीजों को सोचेगा। ठीक है ना। चलो अगला क्या कह रहा है, यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने के लिए प्रदान करता है। अरे देखिए, ऐसे वाले ऑप्शन तुरंत काट दीजिएगा। कभी भी कहे आंसर सही करने के लिए आप डाइवर्जेंट थिंकिंग थोड़ी ना पढ़ोगे। बच्चा ज्ञान की प्राप्ति करेगा, वहां पे चीजों को अलग अलग तरीके से सोच करके अपने विकास को डेवलप करेगा, अपने माइंड के लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है ना, केवल ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन दे दिया आप उसको पढ़ लिए तो पेपर में एग्जाम कट करके आ जाओगे। सीटेट में चलेगा, आपको मैं पढ़ा रहा हूं उस उद्देश्य से कि आप आंसर करके आ जाओ, लेकिन जब आप बच्चों को पढ़ाओगे उस उद्देश्य से नहीं पढ़ाओगे कि वो टेस्ट में अच्छा नंबर ला दे या क्वेश्चन का आंसर सही कर दे। ये नहीं होता डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब। क्वेश्चन का डाइवर्जेंट का मतलब बहुत सारे, एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर है, तो वो सही कैसे करेगा? सबके अपने अपने विचार होंगे वहां पे। ठीक है, तो आप जहां जहां बी दे रखा है वो तो काट सकते हो। तो यहाँ पे भी कट गया, 2 ऑप्शन तो वैसे कट गया, केवल ए। चलो इस पे विचार करते हैं। कह रहा है यह सोचने की युक्ति में विकसित करता है, ये भी अच्छा ऑप्शन है, तो केवल ए वाला भी ऑप्शन कट गया, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो गया। कह रहा है यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार और आकलन में सहायता करता है, ये भी सही है। ठीक है ना, तो अब सारी क्वेश्चन जो होता है इन सारी चीजों में सपोर्ट करता है सिवाय उत्तर देने के। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों में शामिल करता है क्या? अच्छा देखिए, आप कह रहे हैं कि कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग, अगर आप मान लो प्रदर्शनकारी चीजें लेके जा रहे हैं, मतलब दिखाने के लिए टेलीविजन दिखा रहे हैं या मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, पेन उठा करके चीजें समझा रहे हैं, मतलब 3D में चीजें प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ला करके चीजें दिखा रहे हैं, तो वो किस किस को सहायता करेगा वो पूछना चाह रहा है। कह रहा है दृश्य श्रवण बिल्कुल करेगा, गतिबोधक वाले से कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। कह रहा है श्रवण और गतिबोधक वाले के लिए आप दृश्य चीजें नहीं दे सकते। ठीक है, दृश्य और श्रवण सीखना ये सही है, आप दिखा करके दृश्य और श्रवण सीखना सिखा सकते हैं, दृश्य मतलब कि प्रदर्शन वाली चीजों से। ठीक है, तो ये सही है। केवल तो ये केवल देखते ही आप काट दो, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए, अगर देखिए किसी में आपको लगता है कि सर ने कम एक्सप्लेन किया तो उसके लिए चिंतित मत होइएगा। आने वाली क्लासेस में अभी बहुत सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आपका 8-10 दिन तक बहुत जम के प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो आपको वैसे ही चीजें याद हो जाएंगी, सारे टाइप के क्वेश्चन ले लूंगा मैं। ठीक है, यहां कह रहा है विज्ञान अध्ययन के संदर्भ में निम्न में से क्या कभी भी सही नहीं हो सकता। विज्ञान अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या कभी भी सही नहीं हो सकता, ये पूछ रहे हैं। कह रहे हैं इसमें
अवलोकन पैटर्न की पहचान तथा परिकल्पना का प्रतिमान निहित है, ये सही है, तो आंसर नहीं होगा। अगला कह रहे हैं इसमें गुणात्मक या गणितीय मॉडलों का आविष्कार और उसके निष्कर्षों को निकालना निहित है। एक सेकंड में क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूं। कह रहा है निम्नलिखित विज्ञान अध्ययन के संदर्भ में निम्न में से क्या कभी भी सही नहीं हो सकता? नेवर ट्रू, ठीक है ना, कभी सही नहीं होगा विज्ञान अध्ययन के संदर्भ में, ये तो सही हो सकता है। दूसरा कह रहे हैं इसमें गुणात्मक या गणितीय मॉडलों का आविष्कार और उसके निष्कर्षों को निकालना निहित है, ये भी हो सकता है, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं निर्णयात्मक प्रमाणों के लिए केवल इंद्रिय, देखिए केवल देख करके आप वैसे भी बता सकते, केवल इंद्रिय जनित आंकड़ों पर निर्भर करेगा, यही गलत है आपका, कभी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है आपको मिल चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम हो रहा है, 1 घंटे से लंबी वीडियो हो जाएगी लग रहा है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी तर्कसंगत सोच को विकसित करने के लिए उपयुक्त है? निम्न में से किसके अतिरिक्त, मतलब आपको नेगेटिव पकड़ना है, जब कहे किसके अतिरिक्त किसके सिवाय, इसका मतलब नेगेटिव वाला पकड़ना है आपको। अन्य सभी तर्क सोच को विकसित करने के लिए उपयुक्त है। पहला कह रहा है संदेहवाद को प्रोत्साहित करना, ये तो पॉजिटिव है, तो ये आंसर नहीं होगा। विवादास्पद मुद्दों से बचना, अवॉइडिंग कंट्रोवर्शियल इश्यूज, गलत है। आप कभी भी कंट्रोवर्सी करने से बचाओगे नहीं खुद को, आप पार्टिसिपेट करोगे। अगर मान लो आप विज्ञान के स्टूडेंट हो ना, क्लासरूम में कोई डिस्कशन चल रहा है, तो वहां पे आप ये मत डरो कि विवादित चीजें हैं क्यों हम नहीं, आपको वहां पे जाना है, आपको उस इशू से हटना नहीं है, अपना समर्थन देना है, अपनी बात रखनी है कि ये सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, थोड़ा स्पीड में हम करेंगे क्वेश्चंस को। अगला कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैज्ञानिक प्रक्रिया की सही व्याख्या करता है? तो वैज्ञानिक प्रक्रिया की सही व्याख्या कौन सा करता है? कह रहा है यह विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित 7 चरणों की एक निश्चित क्रम है, सही है। अगला कह रहा है यह विचारों का एक संयोजन है जिसका किसी निश्चित क्रम में होना आवश्यक नहीं है, यह बिल्कुल सही है। यहां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैज्ञानिक प्रक्रिया की सही व्याख्या करता है? तो ये देखिए यहां पे क्या कह रहा है, ये सही है। कह रहा है यह विचारों का एक संयोजन है, विज्ञान विचारों का संयोजन है, सही बात है, जिनका किसी निश्चित क्रम में होना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान डाइवर्जेंट होता है, उसका कोई क्रम नहीं है कि इसके बाद इसके बाद, ऐसा नहीं होता है। कई तरीके से उसको सोचा जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, तो इस नेचर को फॉलो करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी आप आगे के ऑप्शन रोक करके पढ़ लेना। अब मैं थोड़ा सा स्पीड कराऊंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रह जाएंगे नहीं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विज्ञान में निष्कर्ष निकालने का क्या अर्थ होता है? देखिए निष्कर्ष निकालने का अर्थ होता है आपने जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया बाद में उसका रिजल्ट दे देना, रिपोर्ट बना करके दे देना, वो निष्कर्ष होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। कह रहे भौतिक जगत में कुछ पहलुओं की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए इंद्रियों का सक्रिय हो उपयोग करना, ऐसा कोई नहीं है, ये निष्कर्ष से रिलेटेड नहीं है। कह रहे तर्क संगत अवलोकनों के लिए स्पष्टीकरण गणना, ये सही है। आपने जो तर्क संगत अवलोकन किया है करने के लिए स्पष्टीकरण गणना करना, यहां पे जो होगा निष्कर्ष से रिलेटेड होगा, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। पूर्वाग्रह नहीं होगा, ये भौतिक विषय नहीं होगा। चलो अब थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं, ठीक है ना, तो कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। अगला कह रहा है आपसे कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्रों को विज्ञान को समझने और सुगमता पूर्वक करने के लिए प्रोत्साहित करने में निम्न में से कौन सी योजना उपयुक्त नहीं है? तो नेगेटिव पकड़ना है। कराए अपनी व्याख्याओं में ग्रामीण, शहरी और जनजातीय संदर्भों के उदाहरणों को सम्मिलित करना अच्छी बात है, तो आंसर नहीं होगा, नेगेटिव पूछा है। अरे भाई आप क्लासरूम में जा रहे हैं, गांव की बात करेंगे, शहर की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, सबकी बात रखेंगे, ठीक है ना, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव कैसे लेंगे इसको। आगे क्या कह रहे हैं बी ऑप्शन में आपसे, देखिए क्या कह रहे हैं, यहां आपसे कह रहे हैं कि विज्ञान प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों से उच्च अपेक्षा रखना, अच्छा जिसके पास विज्ञान आ रही है उसी से अच्छी अपेक्षा रखना, और जिन विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिरुचि नहीं है उनसे मध्य दर्जे की अपेक्षा रखना, ये गलत हो जाएगा। तो यही आंसर है भाई, आप विज्ञान की क्लासरूम में सुगमता को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो आपको
हर बच्चे से सेम डिमांड रखनी है या सेम डिमांड नहीं रखनी है। ऐसा नहीं कि जो पढ़ने में थोड़ा तेज है, अच्छे बैकग्राउंड से, उससे ज्यादा अपेक्षा कर रहे हो कि आगे वाले रो वाले बच्चे तो सही आंसर देंगे, अरे पीछे वाले तो नहीं देंगे। ये विचारधारा नहीं रखनी है। भले ही रियल लाइफ में यूज होते हैं, लेकिन आपको इस माध्यम से आंसर नहीं करना है कभी, ठीक है ना। तो आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहां पे आपसे कह रहा है, विज्ञान में विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ को मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से क्या सहायक नहीं है। नेगेटिव आंसर पकड़ना है आपको। कह रहा है अवधारणा आधारित परीक्षणों पर विद्यार्थियों की योग्यता का विश्लेषण करना। ये तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है फिलहाल, देखते हैं। तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। कह रहे विद्यार्थियों के उत्तरों को सावधानी पूर्वक सुनना और उनके विचारों को पर प्रतिक्रिया देना, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, चुनौतीपूर्ण मानकों से तुलना करते हुए विद्यार्थियों को एक सीधा स्पष्ट प्रतिपुष्टिकरण देना। अगला क्या कर, सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी पद्धत कार्यों को समय पर जमा करें। ये सबसे नेगेटिव है। अब ये नहीं, मूल्यांकन के लिए ये नहीं बाध्य करेंगे कि होमवर्क को टाइम से लेके आओ, समय पे बाध्य करोगे। बाध्य करना वैसे भी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है बिल्कुल नेगेटिव है, तो आपका डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको टैग वर्ड के माध्यम से आपके ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे अभी और कुछ क्वेश्चन है, उनको भी फटाफट से निपटाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। कह रहा है प्रभावपूर्ण सहयोगात्मक यानी कि कोलैबोरेटिव अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए समूह कैसा होना चाहिए। कह रहे हैं कि समरूप और छोटा समूह नहीं, समूह का मतलब उसमें अलग अलग थिंकिंग के, अलग अलग एजुकेशन सिस्टम के, हर लेवल का बच्चा होना चाहिए, ऐसा समूह बनाओ। तो समरूप वाले तो आंसर काट ही दो, यहां पे भी समरूप है, 2 ऑप्शन काट दो। विषम रूप वाले आंसर सही होंगे। दूसरा क्या कह रहा है, विषम रूप और बड़ा समूह। भैया अगर बड़ा, बहुत बड़ा समूह होगा ना तो वो मैनेज नहीं हो पाएगा। बच्चा सीखने के बजाय कुछ लड़ाई झगड़ा कर सकता है या कुछ नेगेटिव चीजें फैल सकती है। तो बहुत बड़ा जो ग्रुप अगर होता है डिस्कशन के लिए तो वो मैनेज नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा क्लासरूम में ग्रुप बनाया जाता है तो 5-5 बच्चों का बना दो, 8-8 बच्चों का बना दो, ऐसा नहीं पूरे स्कूल का ही ग्रुप बना दो, तो बहुत बड़ा नहीं होता है। तो बड़ा वाला भी ये कट गया आपका। तो विषम रूप और छोटा होना चाहिए ग्रुप डिस्कशन के लिए, अगर आप चाहते हैं कि सहयोगात्मक शिक्षा का बढ़ावा मिले, एक दूसरे से बच्चे सीखें। तो आप ग्रुप जो है विषमताओं से भरो ग्रुप को, लेकिन छोटा भी रखो, ठीक है ना। चलो आई होप कि मैं आपको एक्सप्लेन करने में समर्थ रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अंग्रेजी की कक्षा में कहानी सुनाते समय अध्यापिका एक पात्र को उल्लेख करती है जो पीने का पानी लाने के लिए नदी को गई, ठीक है ना। अब देखिए टीचर है, इंग्लिश की क्लास में कहानी सुना रही हैं कि एक कोई लड़की है वो पानी पीने के लिए नदी चली गई, नदी गई, नदी से पानी भर के लाई। इसी बीच में नकुल खड़ा हुआ है, मैम 1 मिनट। फिर उसने क्या कहा कि नकुल एक विद्यार्थी बीच में ही टोकते हुए कहता है कि क्या मैम नदी का पानी पीना सुरक्षित है। ऐसा उसने क्यों पूछा, क्योंकि वह तो अपने घर का प्योरीफायर वाला पानी पीता है। तो बिल्कुल है, आप भी स्टूडेंट रहेंगे, आपके मन में आ जाएगा कि कहानी में तो लड़की जा रही है नदी से पानी भरने पीने के लिए, लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, प्योरीफाइड पी रहे हैं। तो अब आपको बच्चे को कैसा रिप्लाई दोगे वो पूछ रहा है। कह रहा है अध्यापिका को क्या करना चाहिए। आप भी अगर टीचर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सोचो। कह रहा है पहले कि नकुल से कहें कि यह काल्पनिक कहानी है और उसे इससे तर्क नहीं खोजना चाहिए। अरे नहीं, ऐसे नहीं इग्नोर करना है बच्चे को, बच्चे की चीजों को ध्यान में रखना है, इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है। अगला कह रहे हैं विद्यार्थियों से कहे कि नदी से सीधे पानी पीना सुरक्षित नहीं है और कहानी सुनना जारी रखे। अरे नहीं, ये भी नेगेटिव हो जाएगा आपका कि सीधा कह दो कि सुरक्षित नहीं है, डायरेक्ट आंसर दे दो और कह दो कि चलो अब कहानी पे आते हैं, ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है। अगला कह रहे हैं कि नकुल से कहें कि यह अंग्रेजी की कक्षा है और इस विषय पर विद्यालय के विज्ञान शिक्षकों से चर्चा करें। नहीं, अपना काम स्वयं करो, किसी पे मत थोपो कि विज्ञान वाले सर समझाएंगे। क्यों समझाएंगे, आप पढ़ा रही हैं इंग्लिश तो आप ही उसका जो है सोल्यूशन दोगे, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा, तो ये आंसर होना चाहिए। इसमें देखते हैं क्या है। कह रहे विद्यार्थियों से कहें कि वे चर्चा करके कारण बताएं कि सीधे नदी से पानी पीना सुरक्षित क्यों नहीं है। यह बढ़िया है। अब नकुल से कह दे, बल्कि पूरे क्लास को कह दे कि बच्चा नकुल ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जरा आप लोग भी इस पे चर्चा करो कि नदी से पानी पीना सही है
तो क्यों सही है, नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ताकि बच्चे से खुद आंसर निकल करके आए, इससे पॉजिटिव कोई भी आंसर नहीं होता है, ठीक है ना। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो, आई होप कि आपको चारों ऑप्शन समझ आ गया होगा। चलिए, और जो यहां तक वीडियो को देख लिए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। रियली आप लोग बहुत सीरियस हो अपने एग्जाम को लेकर के, और इसी तरीके से बने रहिए। आप लोग बहुत अच्छे से नंबर लेके आओगे, 120 तक लेके आओगे, डोंट वरी। अगला देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से क्या छात्रों के उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित सुझाव देने में मदद करेगा? उपचारात्मक शिक्षण से सुझाव देने में क्या मदद करेगा? तो आप डायग्नोस्टिक चीजें दोगे तभी तो। आप देखो, उपचार करना चाहते हैं तो पहले निदान करना होगा ना, उपचारात्मक शिक्षण तभी तो होगा। यहाँ पे सीधा सीधा इसका जो होगा भविष्य सूचक नहीं होगा, प्लेसमेंट सूचक नहीं होगा, योगात्मक नहीं होता। ये सब देखो, योगात्मक होता है एग्जाम के अंत में, प्लेसमेंट होता है नौकरी के लिए, जो मतलब कोई ऐसा धंधे वाली चीजें सिखाना, और भविष्य सूचक तो वो नहीं फोकस किया जाएगा। यहाँ कह रहे निम्नलिखित छात्रों में उपचारात्मक शिक्षण संबंधित सुझाव देने में मदद करेगा। अब अगर बच्चे का उपचारात्मक शिक्षण देना चाह रहे हैं तो आपको डायग्नोस्टिक करना पड़ेगा। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन मतलब कि निदानात्मक शिक्षण मूल्यांकन करना पड़ेगा। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि एक विद्यार्थी का कहना है कि राजमा के सूखे बीज निर्जीव हैं क्योंकि वे एक मुट्ठी भर कंकड़ से अधिक कुछ प्रतीत नहीं होते हैं। उसके इस अवलोकन पर आपको क्या प्रतिक्रिया होगी? अच्छा, आपने क्या किया, सूखे बीज देखा राजमा का, तो बच्चा कहा कि सर ये तो कुछ नहीं है, कंकड़ पत्थर जैसे दिख रहे हैं, इसमें कुछ एनर्जी नहीं है। तो आप जवाब दोगे? तो ये आपके जवाब लिखे चारों ऑप्शन में। पहले जवाब में आप कहेंगे कि बीज जीवित होते हैं क्योंकि किसी उपयुक्त वातावरण में रखने पर उनमें जीवन की सभी प्रक्रियाओं को दर्शाने की क्षमता होती है। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। आप कहोगे कि बेटा अभी वो अपने सही वातावरण में नहीं है, तभी आपको वो निर्जीव लग रहा है। उसको पानी में भिगो के देखो, वो फूल जाएगा, मिट्टी में दबा के देखो, उसमें से आंखें निकल आएंगे। ये बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी हमने सारे पढ़ रखे, इसमें ऑप्शन कोई सही नहीं है। बीज जीवित नहीं होते हैं, ये तो गलत हो गया। आप कहेंगे कि बीज जीवित नहीं होते हैं। अगला कह रहा है कि बीज जीवित थे, अब वे जीवित पौधों का एक अंग थे, लेकिन अब वे निर्जीव हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। बीज कह रहा है एक बार किसी जीवित पदार्थ को काटने या तोड़ने पर यदि वह अपने आप स्वयं स्वस्थ ना कर सके तो वह धीरे धीरे मर जाता है। ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको आपका करेक्ट ऑप्शन मिल गया, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के विषय में गलत है? विज्ञान की प्रकृति के विषय में कौन सा गलत है वो पूछ रहा है आपसे। कह रहा है विज्ञान के नियम अस्थायी और शाश्वत है। ये तो सही है, विज्ञान के नियम अस्थायी और शाश्वत हैं। वैसे अभी मैंने आपको बताया था कि विज्ञान जो होता है चलायमान होता है, शाश्वत नहीं होता है। तो आप ये मत सोचना कि अस्थायी और शाश्वत नहीं है, ठीक है ना। ये है, क्यों? क्योंकि जब तक कुछ नया नियम नहीं आ जाएगा, पुराने को आपको सत्य मानना पड़ेगा, अस्थायी मानना पड़ेगा। अगर न्यूटन ने नियम दे के गए हैं तो हम उसको अस्थायी मानेंगे, जब तक कि कोई उसका तोड़ नहीं आ जाता, कोई और वैज्ञानिक पैदा नहीं हो जाता कि उसको गलत प्रूफ कर दे, तब तक तो ये शाश्वत सत्य है। इसका मतलब ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। बिगला कह रहा है विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है। साइंस इज ए सोशल इंटरप्राइज कह रहा है नहीं, ये साइंस सामाजिक उद्यम नहीं है, ठीक है ना। विज्ञान का सामाजिक उद्यम के लिए थोड़ी होता है, समाज के सपोर्ट के लिए होता है विज्ञान। उद्यम का मतलब होता है केवल विज्ञान, समाज उससे पैसे कमाता है, ऐसा नहीं। समाज उससे डेवलपमेंटल की ओर बढ़ता है और डेवलप होता है, ठीक है ना। वो होता तो सही होता। यह कह रहे विज्ञान ज्ञान परिवर्तनशील और प्रशासनशील है। ये सही है, तो आंसर नहीं है। कह रहा है विज्ञान की कोई एक विधि नहीं होती। अभी मैंने बताया बहुत सारी विधियां होती, एक तो नहीं ले सकते, तो ये भी गलत हो गया आपका। तो आपको आपका आंसर मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की संकल्पना को नहीं दर्शा रहा है? विज्ञान की संकल्पना को कौन सा नहीं दर्शा रहा है? कह रहा है इट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉलेज। यही गलत है। क्या विज्ञान केवल ज्ञान का भंडारण करने का काम है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ नॉलेज। विज्ञान पढ़ रहे हो कि केवल ज्ञान आ जाए? नहीं, एक्सपेरिमेंटल होता है विज्ञान। आपके विचारों में परिवर्तन लाने वाला होता है विज्ञान। बहुत सारी चीजें होती है। कह रहा है यहाँ जांच करने की प्रक्रिया की एक समझ होती है। सही है, तो आंसर नहीं है। कह रहा है कि यह चिंतन करने में विभिन्न मार्गों का विकास करता है, ठीक है ना। तो ये भी सही है, तो ये नहीं आंसर होगा। कह रहा है कि यह वैज्ञानिक विधि के चरणों को एक
समझ सकता है, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पहले ही ऑप्शन सही हो गया। चलो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा मुझे संशय लगा, इसलिए मैंने इसको सर्कल कर लिया है, ठीक है ना। यहां देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, मतलब साइंस एजुकेशन का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है विज्ञान की शिक्षा शिक्षार्थी के वैज्ञानिक प्रवृत्ति का पोषण करने में सक्षम बनाती है, ये तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला कह रहे हैं कि इसे शिक्षार्थी की ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्य को आत्मसात करने में सक्षम बनाना चाहिए, ये गलत है। ये साइंस का कोई वो नहीं, विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता। ये तो अखंडता, ये तो विज्ञान में क्यों, आप वो दूसरी सब्जेक्ट पढ़ लो, साइकोलॉजी वगैरह अदर वाली चीजें पढ़ लो, तो भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अगला आपसे कह रहे हैं क्या, अगला कह रहे हैं कि इससे शिक्षार्थी तथ्यों को याद रखने और नियमों को कंठस्थ करने में सक्षम बनाना चाहिए। वैसे ये आंसर आपको सही दे रखा है, मतलब कि ऐसा करना चाहिए, जबकि मुझे तो ये लग रहा है नेगेटिव। फिलहाल आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी ऑप्शन दिया गया है। ये क्यों नहीं सही है, इस पे थोड़ा आप विचार कर लीजिएगा। मुझे तो पता नहीं क्यों ये भी लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ रटने की बात कर दी है, याद रखने की, ठीक है ना। फिलहाल ये जो है यहाँ पे सही माना गया है, ठीक है ना, कंठस्थ करने में सक्षम माना गया है कि विज्ञान जो है, विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि चीजों को कुछ याद रखना। तो इसीलिए मैंने इसको सर्कल किया था। इसका जो बी ऑप्शन वो सही दे रखा है, बाकी आप लोग अपना बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा क्या सही है। वैसे ऑफिशियल आंसर मैंने आपको तो बता ही दिया है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है पोर्टफोलियो को एक विकल्प आकलन योजना के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पोर्टफोलियो को कैसा प्रयोग किया जाता है, विकल्प आकलन योजना के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह समय के साथ एकल किए गए सभी विद्यार्थियों के सभी कार्यपत्रकों को संग्रह, बिल्कुल सही बात है। पोर्टफोलियो क्या होता है, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग पोर्टफोलियो होता है, हर तरीके के कार्य संग्रह उस पर संग्रहित होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, सिंपल सा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। चलिए अगला कह रहा है आपसे, यहां पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्धांत एवं नियम वैज्ञानिक ज्ञान को निरूपित करते हैं। बिल्कुल सही है, सिद्धांत हो जाए या नियम हो जाए, वैज्ञानिक ज्ञान को निरूपित करते हैं, सही बात है। कह रहा है सत्यापन के पश्चात नियम सिद्धांत बन जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। आज अगर आपने कोई नियम बनाया, किसी काम का कोई नियम बनाया और वो पाया गया कि बिल्कुल ट्रुथ है, सत्यापित हो गया वो नियम, तो वो अब कल को सिद्धांत के रूप में पढ़ा जाएगा वो, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये भी दिया है, तो इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। दोनों सत्य हैं और करेक्ट व्याख्या नहीं कहा, ए और बी दोनों सत्य है, ठीक है। व्याख्या होता तो व्याख्या भी करता। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे कह रहा है अनुसंधान दर्शाते हैं, कोई कुछ अनुसंधान पहले से है जो कि दर्शाते हैं कि शिक्षकों को एक प्रश्न पूछने के उपरांत 5 सेकंड तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं 5 सेकंड आपको वेट करूं, तो उससे क्या क्या बेनिफिट होगा, आप सोचोगे, आप अच्छे आंसर सोचोगे, आपके अंदर कुछ उससे रिलेटेड प्रश्न पैदा होंगे, ये सारी चीजें होंगी ना। और क्या कह रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए प्रतीक्षा समय जो 5 सेकंड का समय मिला है, निम्नलिखित में से क्या लाभ नहीं है, कौन सा नहीं है इसका लाभ। इसके लाभ देखते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। पहला कि उस 5 सेकंड में विद्यार्थियों के उत्तरों की संख्या में वृद्धि होना, बिल्कुल 5 सेकंड मिलेगा तो कई सारे आंसर उतनी देर में आपके दिमाग में आ जाएंगे, ये तो सही है, तो ये आंसर नहीं है। फिर क्या कह रहा है, विद्यार्थियों के प्रश्नों में कमी होना। अच्छा ये बताओ, अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप मेरे से ज्यादा डाउट पूछोगे ना, अगर कोई क्वेश्चन मैंने आपसे किया तो कमी तो होगा नहीं बल्कि वृद्धि होगी, तो ये गलत है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, वी विल द करेक्ट आंसर। आगे के ऑप्शन देखिए, उपयुक्त प्रश्नों में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही है, तो आंसर नहीं है। कह रहा है विद्यार्थियों की अनुक्रिया की लंबाई में वृद्धि होगी, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन क्यों नहीं सही है, ठीक है ना। एक सेकंड, अब बढ़ चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रयोगों को, जो किताब में प्रयोग दिए गए हैं, संपादित करने के विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के कार्य को निम्नलिखित में से कौन सा सही व्याख्या नहीं करता है। जो देखिए कह रहा है कि किताब में जो प्रयोग दिए गए हैं, ठीक है ना, दिए गए प्रयोगों से संपादित करने में विद्यार्थियों के व्यस्त रखने में के कार्य को निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या नहीं करता है। कह रहा है संरचनात्मक जांच, हाँ किताब का वो दे करके आप संरचनात्मक जांच कर सकते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या कह रहा है, निदासित जांच,
गाइडेड टेस्टिंग बिल्कुल किताब में दे रखा है, तो आप गाइडेड टेस्टिंग कर सकते हो, कुछ गाइड करिए उनको कि ऐसे ऐसे करिए, उसका टेस्ट ले सकते हो, तो ये भी कर सकते हो। ओपन टेस्टिंग, ये बताओ किताब में प्रयोग दिया गया है तो आप एक सीमित हो गया ना वो, कि किताब में जितने चीजें दे रखी है उसी के हिसाब से आप चलना, इसने पाठ्य पुस्तक वर्ड लिख दिया, तो ये ओपन कैसे हुआ? ओपन का मतलब हो गया बिल्कुल बाहर एनवायरमेंट में चला जाए, ठीक है ना, तो ओपन टेस्टिंग नहीं हो सकती इससे, तो यही नहीं कर सकता व्याख्या, तो ये आपका सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। निर्देशित जांच भी कर सकते हो किताब के माध्यम से, तो आपका सी ऑप्शन ज्यादा सही है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगर आप यहां तक वीडियो को देखे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूं। कथन कह रहा है कि यह शिक्षण अधिगम में एक निरंतर प्रक्रम है, ठीक है, एक निरंतर कोई प्रक्रम है जो कि शिक्षण अधिगम में निरंतर हो रहा है। आगे कह रहा है कि ये ज्ञात करने पर केंद्रित है कि विद्यार्थियों ने कितने अच्छे प्रकार से निर्देशित उद्देश्यों को प्राप्त किया है, ठीक है। अब इससे ये दोनों कथन किसके लिए सही है वो पूछ रहा है। निर्माणात्मक आकलन संदर्भ ए और दोनों में सही है, बिल्कुल। जब निर्माणात्मक आकलन होगा तभी जाकर के निरंतर प्रक्रम की बात होगी, और क्या होगा, केंद्र ज्ञान क्या विद्यार्थियों के कितनी अच्छा प्रकार से निर्देशन कैसे प्राप्त कर रहा है वो भी सही होगा। तो यहाँ पे ए ही इसका जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको दे रखा है। बाकी योगात्मक आकलन नहीं होगा, योगात्मक का मतलब होता है छमाही और सालाना टेस्ट की बात हो रही है, योगात्मक आकलन नहीं होगा। योगात्मक इसमें भी दे रखा है तो नहीं होगा, ठीक है। दोनों के दोनों आपके आंसर मिल गए हैं। आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, बहुत ही कम समय मिला है, इसको यूटिलाइज कीजिए और अच्छे नंबरों से पास होइए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।